सबका वापस स्वागत है। जब वैज्ञानिक पृथ्वी से परे जीवन के बारे में बात करते हैं तो वे दूर के तारों तक उड़ने वाले अंतरिक्ष यान के बारे में बात नहीं करते हैं। इसके बजाय वे प्रकाश से सीखने की बात कर रहे हैं, क्योंकि प्रकाश ही जानकारी का एलोवात्र वाहक है जो अन्य ग्रह प्रणालियों से हम तक पहुंचता है। हमारे सौरमंडल के बाहर का हर ग्रह बहुत दूर है, इसलिए हमें जो एलोवात्र व्यावहारिक जानकारी मिलती है वह उन फोटोनों से आती है जो उस ग्रह से वर्षों या सदियों पहले निकले थी। वे फोटोन बाहर की ओर यात्रा करने से पहले किसी ग्रह के वायुमंडल या सतह के साथ इंटरैक्ट करते हैं। जब तक वे पहुंचते हैं तब तक वे मापने योग्य परिवर्तन ले जाते हैं जो उन इंटरैक्शन को दर्शाते हैं। वे दूरी के कारण लोज़ोर और देरी से भी पहुंचते हैं। भौतिक यात्रा प्रणोदन ऊर्जा और यात्रा के समय से सीमित है, इसलिए अभी और भविष्य में कई सालों तक अवलोकन ही यह तय करता है कि क्या जाना जा सकता है। दूसरे ग्रहों पर जीवन की संभावना के सवाल का जवाब देने में हमारी मदद करने के लिए कई टूल सिस्टम एक साथ काम करते हैं ताकि इस तरह का ऑब्जर्वेशन पॉसिबल हो सके। टेलीस्कोप का इस्तेमाल आने वाले लाइट को इकट्ठा करने और एक यूजेबल सिग्नल में कंसंट्रेट करने के लिए किया जाता है। स्पेक्ट्रोमीटर का इस्तेमाल उस लाइट को अलग अलग वेवलेंथ में अलग करने के लिए किया जाता है ताकि केमिकल डिसफॉर्मेशन निकाली जा सके। स्टेबलाइजेशन सिस्टम का इस्तेमाल लंबे टाइम तक मेजरमेंट को स्टेबल रखने के लिए किया जाता है ताकि लोज़ोर सिग्नल ब्लर या खो न जाए। कंप्यूटर का इस्तेमाल रिजल्टिंग डेटा को ऑर्गेनाइज और इंटरप्रेट करने के लिए किया जाता है ताकि फिजिकल डिस्क्रिप्शन बनाए जा सके। हर सिस्टम एक अलग रिक्वायरमेंट को पूरा करता है, उनमें से कोई भी दूसरे की जगह नहीं लेता। अगले 10 सालों में प्रोग्रेस इस बात पर डिपेंड करेगी कि ये सिस्टम एक साथ कितनी अच्छी तरह काम करते हैं। अभी ऑब्जर्वेशन लिविंग ऑर्गेनिजम्स के बजाय प्लैनेटरी एनवायरनमेंट्स को डिस्क्राइब करते हैं। साइंटिस्ट एस्टिमेट करने के लिए कि कोई प्लैनेट कितनी स्टारलाइट को ब्लॉक करता है, उसकी साइज मेजर करते हैं। वे मेजर करते हैं कि वह ब्लॉकिंग कितनी बार रिपीट होती है ताकि प्लैनेट का ऑर्बिट पता चल सके, क्योंकि ऑर्बिटल मोशन एक रेगुलर टाइमिंग पैटर्न सेट करता है। जब लाइट किसी प्लैनेट के एटमॉस्फेयर से गुजरती है तो कुछ वेवलेंथ्स स्पेसिफिक गैसेस द्वारा अब्सॉर्ब हो जाती हैं। इससे पता चलता है कि कौन सी गैसेस मौजूद हैं। ये मेजरमेंट्स ये नहीं बताते कि वे गैसेस कहाँ से आती हैं। एक गैस जियोलॉजी या केमिस्ट्री और बायोलॉजी से भी आ सकती है। पॉसिबल लाइफ की खोज में पहली रिक्वायरमेंट परसिस्टेंस है, जिसका मतलब है कि सिमिलर कंडीशंस में वही गैसेस बार बार दिखनी चाहिए। प्लीज सब्सक्राइब। डिटेक्शन के बाद जो पहली बड़ी लिमिटेशन आती है वो है फोटोन कलेक्शन। दूर के प्लैनेट्स अपनी स्टार्स की तुलना में बहुत कम लाइट रिफ्लेक्ट या एमिट करते हैं। टेलीस्कोप के शीशे का साइज यह कंट्रोल करता है कि एक ऑब्जर्वेशन के दौरान कितने फोटोन इकट्ठे किए जा सकते हैं, क्योंकि एक बड़ी सतह ज्यादा थीस्लोविंग लाइट को इंटरसेप्ट करती है। इसलिए बड़े शीशे मेजरमेंट क्वालिटी को बेहतर बनाते हैं। हालांकि बड़े शीशों को एक सिंगल ऑप्टिकल सतह की तरह काम करने के लिए सटीक रूप से अलाइन रहना होता है। गार्चिंग में यूरोपियन सदर्न ऑब्जर्वेटरी द्वारा संचालित एक फैसिलिटी सेगमेंटेड शीशे डेवलप करती है जो अलाइनमेंट मेंटेन होने पर एक शीशे की तरह बिहेव करते हैं। अगर सेगमेंट्स अपनी जगह से हट जाते हैं तो इकट्ठी की गई लाइट सही ढंग से फोकस नहीं हो पाती। तब सिग्नल क्वालिटी तुरंत खराब हो जाती है और इसलिए शीशे का साइज तभी मदद करता है जब अलाइनमेंट को कंट्रोल किया जा सके। जब पर्याप्त फोटोन जमा हो जाते हैं तो ऑब्जर्वेशन के दौरान सिग्नल स्टेबल रहना चाहिए। हवा की डेंसिटी में बदलाव के कारण पृथ्वी का वायुमंडल प्रकाश को असमान रूप से मोड़ता है। तापमान में बदलाव के कारण टेलीस्कोप के स्ट्रक्चर फैलते या सिकुड़ते हैं। ये इफेक्ट्स आने वाले वेवफ्रंट्स को डिस्टॉर्ट करते हैं
और प्लैनेटरी सिग्नल्स को बैकग्राउंड नॉइज में बदल देते हैं। अडेप्टिव करेक्शन सिस्टम रियल टाइम में मिरर के आकार को एडजस्ट करके इस डिस्टॉर्शन का सामना करते हैं। ये सिस्टम बदलती कंडीशन से मैच करने के लिए तेज सेंसिंग और सटीक मूवमेंट पर डिपेंड करते हैं। अगर करेक्शन डिस्टॉर्शन से पीछे रह जाते हैं तो क्लैरिटी खत्म हो जाती है। एक बार जब स्टेबिलिटी मिनिमम थ्रेशोल्ड से नीचे गिर जाती है तो लंबी ऑब्जर्वेशन डिसफॉर्मेशन के बजाय सिर्फ नॉइज बढ़ाती है। एक और लिमिटेशन तब आती है जब कलेक्टेड लाइट को वेवलेंथ्स में बांटा जाता है। केमिकल फिंगरप्रिंट्स अक्सर स्पेक्ट्रम में एक दूसरे के करीब होते हैं। हाई रेजोल्यूशन इन फीचर्स को लाइट को कई नैरो चैनल्स में डिवाइड करके अलग करता है। हालांकि यह फोटोन को उन चैनल्स में फैला देता है और हर एक के सिग्नल को लो जोर कर देता HAI। लो रेजोल्यूशन फोटोनों को कम चैनल्स में कंसंट्रेट करता है, जिससे सिग्नल स्ट्रेंथ बनी रहती है लेकिन केमिकल फीचर्स एक साथ मिल जाते हैं। पेरिस में यूरोपियन स्पेस एजेंसी द्वारा चलाया जा रहा एक डेवलपमेंट प्रोग्राम सेपरेशन एफिशिएंसी को बढ़ाने के लिए डिस्पर्सिव ऑप्टिक्स में सुधार करता HHE इंजीनियर्स को हर उस प्लैनेट के लिए फोटोन की लोवी और केमिकल सेपरेशन के बीच बैलेंस बनाना होता है जिसे वे ऑब्जर्व करते हैं। जब हम दूसरी दुनिया में जीवन के सबूत ढूंढते हैं तो एटमॉस्फेरिक स्ट्रक्चर का इंटरप्रिटेशन पर एक और कंस्ट्रेंट होता है। प्रेशर से अब्जॉर्प्शन फीचर्स की चौड़ाई पर फर्क पड़ता है, क्योंकि ज्यादा प्रेशर से ज्यादा मॉलिक्यूलर कलीजन्स होते हैं। टेम्परेचर से ये कंट्रोल होता है कि गैसेस कितनी तेजी से लाइट अब्जॉर्ब या इमिट करती हैं, मॉलिक्यूलर एनर्जी स्टेट्स को सेट करके। प्रेशर के अनुमान के बिना गैस अबंडेंस को बहुत गलत समझा जा सकता है। टेम्परेचर की अनसर्टेनिटी से यह बदल जाता है कि कौन सी केमिकल रिएक्शंस समय के साथ स्टेबल रहती हैं। रोम में इटालियन स्पेस एजेंसी द्वारा चलाया गया एक मॉडलिंग ग्रुप अलग अलग प्रेशर और टेम्परेचर कंडीशंस में लेयर्ड एटमॉस्फेयर्स को सिमुलेट करता है। ये सिमुलेशंस डिफाइन करते हैं कि कौन सी एटमॉस्फेरिक स्टेट्स लगातार बायोलॉजिक रिप्लेनिशमेंट के बिना बनी रह सकती हैं। बार बार देखने से स्केलिंग की समस्याएं आती हैं, जो समय के साथ बढ़ती जाती हैं। स्थिरता की पुष्टि के लिए एक ही ग्रह को कई बार देखना पड़ता है। अस्थायी प्रभातोसें को हटाने के लिए अवलोकन में मौसम और देखने के कोण शामिल होने चाहिए। हर अवलोकन डेटा जोड़ता है और सालों तक डेटा सेट बड़े और जटिल हो जाते हैं। शुरू में हुई छोटी अंशांकन कैलिब्रेशन त्रुटियां बाद में रुझानों को बिगाड़ सकती हैं। मैड्रिड में स्पेनिश राष्ट्रीय अनुसंधान परिषद द्वारा संचालित एक डेटा सिस्टम प्रयोगशाला स्वचालित पाइपलाइन बनाती है जो हर डेटा सेट पर लगातार सुधार लागू करती है। यह समय के साथ तुलनात्मकता बनाए रखता है, लेकिन इससे कंप्यूटिंग की मांग और प्रोसेसिंग में देरी बढ़ती है। जैसे जैसे डेटा सेट बढ़ते हैं, पैटर्न रिकॉग्निशन की जरूरत भी बढ़ती जाती है। बायोलॉजी को किसी एक गैस से नहीं पहचाना जाता, जिसे कई वेरिएबल्स के बीच के रिश्तों से पहचाना जाता है जो एक साथ बने रहते हैं। इंसान हजारों स्पेक्ट्रा को समय और परिस्थितियों के हिसाब से मैन्युअली तुलना नहीं कर सकते। मशीन लर्निंग सिस्टम्स एक जैसे स्पेक्ट्रा को ग्रुप्स में जोड़ते हैं, फिर वे अजीब कॉम्बिनेशंस को फ्लैग करते हैं जो एक्सपेक्टेड फिजिकल पैटर्न्स से अलग होते हैं। ये सिस्टम्स फिजिकल मॉडल्स से जनरेटेड किए गए ट्रेनिंग डेटा पर निर्भर करते हैं। अगर वे मॉडल्स इनकम्प्लीट हैं, तो यूएस के परिणाम स्वरूप होने वाले क्लासिफिकेशंस में वह बायस आ जाता है, जिससे विश्वसनीयता कम हो जाती है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इस प्रोसेस में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। ये बस ये डिसाइड नहीं करता कि लाइफ है या नहीं, बल्कि ये चेक करता है
कि ऑब्जर्वेशन जाने पहचाने फिजिकल रूल्स को फॉलो कर रहे हैं या नहीं। सीक्वेंस मॉडल्स ये प्रिडिक्ट करते हैं कि रेडिएशन और केमिस्ट्री के अंडर एटमॉस्फेयर कैसे चेंज होते हैं जब कोई बायोलॉजिकल प्रोसेस नहीं होती। जब रियल मेजरमेंट्स उन प्रिडिक्शन से मैच करते हैं तो नॉन बायोलॉजिकल एक्सप्लेनेशंस काफी होते हैं। जब वे लगातार अलग होते हैं तो दूसरे एक्सप्लेनेशंस की जरूरत होती है। ये सिस्टम फिल्टर्स की तरह काम करते हैं जो फिजिकली दीजे कंसिस्टेंट सिनेरियो को हटाते हैं, न कि कंक्लूजन के सोर्स की तरह। केमिकल डिसइक्विलिब्रियम एक और बाउंड्री लाता है। कुछ गैसों के कॉम्बिनेशंस ऐसे होते हैं जो बहुत तेजी से रिएक्ट करते हैं और स्टेबल कंडीशंस में ज्यादा देर तक एक साथ नहीं रहने चाहिए। जब ह्यूमे वे एक साथ मिलते हैं तो इसका मतलब है कि किसी खास प्रोसेस से कुछ लगातार रिप्लेसमेंट हो रहा है। हो सकता है कि वह बायोलॉजिकल हो। जिसे डिटेक्ट करना आसान नहीं है। जिसका मतलब है कई गैसों को एक ही समय पर मापना, और तभी जब बहुत ज्यादा कॉन्फिडेंस हो। लेकिन इंस्ट्रूमेंट ड्रिफ्ट अनइवन मेजरमेंट्स करके गलत कॉरिलेशंस बना सकती है। इसीलिए इंडिपेंडेंट मेजरमेंट्स को क्रॉस चेक करना बहुत जरूरी हो जाता है, जिससे पहले कि हम डिसइक्विलिब्रियम को पोटेंशियल लाइफ के मीनिंगफुल एविडेंस के तौर पर देखें। डायरेक्ट इमेजिंग से हम प्लैनेट्स को जिस तरह से ऑब्जर्व करते हैं वह बदल जाता है। यह जियोमेट्री को बदल देता है। ट्रांजिट्स पर निर्भर रहने के बजाय टेलीस्कोप असल में स्टार लाइट को ब्लॉक करते हैं और प्लैनेटरी लाइट को सीधे आइसोलेट करते हैं। लेकिन इस मेथड में कुछ अलाइनमेंट और कंट्रास्ट चैलेंजेस आते हैं, क्योंकि स्टारलाइट प्लैनेटरी लाइट से कहीं ज्यादा ब्राइट होती है। छोटी सी गलतियां भी स्टारलाइट को प्लैनेट के सिग्नल को पूरी तरह से दबाने की परमिशन दे सकती हैं। कैनबरा में एक नेशनल ऑब्जर्वेटरी है जिसे कॉमनवेल्थ साइंटिफिक एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च ऑन ऑर्गेनाइजेशन चलाता है, जो सरफेस रिफ्लेक्शन को क्लाउड्स से अलग करने के लिए स्कैटरिंग मॉडल्स डेवलप करती है। डायरेक्ट इमेजिंग ह्यूमे ग्लोबल एटमॉस्फेरिक एवरेज देती है, बजाय सिर्फ एज बेस्ड व्यूज के। एनालिसिस के इस स्टेज पर स्पेशल वेरिएशन जरूरी हो जाता है। नॉन लिविंग प्रोसेसेस आमतौर पर एटमॉस्फेरिक कंपोजिशन को टाइम के साथ स्मूथ कर देते हैं, मिक्सिंग की ड्यू टू। लेकिन लोकलाइज्ड सोर्सेज ऐसे ग्रेडियंट्स बनाते हैं जो इस स्मूथिंग को प्रिवेंट। इन ग्रेडियंट्स को डिटेक्ट करने के लिए अच्छी स्पेशल रेजोल्यूशन और प्लैनेट के रोटेट होने पर बार बार व्यूज आर नीडेड। अगर रेजोल्यूशन बहुत कम है तो वो ग्रेडियंट्स एवरेजेस में गुम हो जाएंगे। कम रेजोल्यूशन यूनिफॉर्म केमिस्ट्री और लोकलाइज्ड एक्टिविटी के बीच फर्क करने का एक जरूरी तरीका कैन रिमूव। सर्वे की रणनीति में ऐसे समझौते होते हैं जिनसे बचा नहीं जा सकता। टेलीस्कोप का समय लिमिटेड होता है और दिसे ध्यान से बांटना पड़ता है। कुछ प्लैनेट्स के लिए डीप ऑब्जर्वेशन से कॉन्फिडेंस बढ़ता है, लेकिन बाकी प्लैनेट्स की खोज नहीं हो पाती है। ब्रॉड सर्वे से कई कैंडिडेट्स मिलते हैं, लेकिन हर एक के लिए कम सर्टेनिटी होती है। इंजीनियर्स को यह चुनना होता है कि समय कैसे अलॉट करें, क्योंकि दोनों अप्रोच को एक साथ मैक्सिमाइज नहीं किया जा सकता। यह चुनाव तय करता है कि बायोलॉजिकल डिफरेंस कैसे डेवलप होता है। कंपैरेटिव प्लैनेटोलॉजी अलग अलग एनवायरनमेंट में कंसिस्टेंसी पर डिपेंड करती है। जैसे लाइफलेस प्लैनेट्स नोन फिजिक्स के अंडर स्टेबल एटमॉस्फेरिक बिहेवियर की रेंज डिफाइन करने में हेल्प करते हैं। जो प्लैनेट्स इन रेंज से बाहर होते हैं उन्हें डेफिनेटली एक्सप्लेनेशन की जरूरत होती है। जब अनरिलेटेड सिस्टम्स में सिमिलर डेविएशंस दिखते हैं तो रेयर नॉन बायोलॉजिकल एक्सप्लेनेशंस की पॉसिबिलिटी कम होने लगती है। तो फिर एनवायरनमेंट के अक्रॉस पैटर्न्स किसी एक सिग्नल की स्ट्रेंथ से ज्यादा मैटर करते हैं। सिस्टम इंटीग्रेशन तरक्की को उतना ही लिमिट करता है जितना हार्डवेयर करता है। जैसे बेहतर ऑप्टिक्स ज्यादा डेटा बनाते हैं और ज्यादा डेटा से प्रोसेसिंग डिमांड बढ़ जाती है, लेकिन
प्रोसेसिंग लिमिट्स इंटरप्रिटेशन को स्लो कर सकती हैं अगर सिस्टम सही से मैच न हो। अगर सेंसिंग और कंप्यूटिंग अलग अलग रेट्स पर आगे बढ़ते हैं तो बैकलॉग्स बढ़ते जाएंगे। इसलिए अच्छी तरक्की के लिए कलेक्शन कैपेबिलिटी को एनालिसिस कैपेसिटी से मैच करना जरूरी है, ये पक्का करते हुए कि दिस फॉर्मेशन उतनी ही तेजी से इंटरप्रेट हो सके जितनी तेजी से यूज इकट्ठा किया जाता है। फिजिकल ट्रैवल कम से कम अभी के लिए आसपास की दुनिया तक ही सीमित है। सीधे सैंपल लेना बेशक निश्चितता देगा, लेकिन यह सौरमंडल से आगे नहीं बढ़ सकता। इसलिए रिमोट सेंसिंग एक फिल्टर के रूप में काम करता है, यह पहचानने के लिए कि किन ग्रहों पर भविष्य में ध्यान देने की जरूरत है। इस स्टेज पर की गई गलतियां सीमित संसाधनों और समय को बर्बाद करती हैं, जिससे सटीकता एक ऑपरेशनल जरूरत बन जाती है। अगले 10 सालों में ऑप्टिक्स, स्टेबलाइजेशन, कंप्यूटेशन और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में इम्प्रूवमेंट से दूर की रोशनी से क्या इन्फर किया जा सकता है, ये बहुत लाइकली ग्रेटली एक्सपैंड होगा। ये एडवांसेस फिजिकल लिमिट्स को रिमूव नहीं करते, पर ये ऑब्जर्वेशंस को उन लिमिट्स के और करीब आने देते हैं। प्लैनेट्स को कंस्ट्रेंट्स से गवर्न होने वाले डायनामिक सिस्टम्स मानकर साइंटिस्ट्स सिर्फ ये पूछने से कि लाइफ कहाँ एग्जिस्ट कर सकती है, इस बात तक पहुंचते हैं कि इनऑर्गेनिक एक्सप्लेनेशंस कहाँ अब और सफाइस नहीं करते। देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। प्लीज लाइक और सब्सक्राइब करें।